SC/ST एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ BSNL सेवा न्यू दिल्ली द्वारा आधुनिक भारत के निर्माता, दलित, शोषित, गरीब और मजलूमों के मसीहा, नारियों के मुक्तिदाता, युग प्रवर्तक, भारतीय संविधान के रचयिता, भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 134वीं जयंती व सम्मान समारोह का आयोजन CTO सभागार ईस्टर्न कोर्ट नई दिल्ली में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ND राम, राष्ट्रीय महासचिव सेवा BSNL व मुख्य अतिथि डॉक्टर फवन सिंह कुलस्ते जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति के कल्याण संबंधी संसदीय समिति द्वारा की गई। आज के इस आयोजन में आए हुए अतिथियों ने सर्वप्रथम बाबा साहब के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनको अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। मोमबत्ती जलाकर व फूल माला से पुष्पांजलि अर्पित कर बाबा साहब की जयंती का शुभारंभ किया गया। आज के कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में जाटूतु हुसैन, ऑनरेबल मेंबर नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब रहे। रॉबर्ट जेराइड रवि, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर भारत संचार निगम। डॉक्टर कल्याण सागर निपानी, डायरेक्टर HR भारत संचार निगम लिमिटेड। श्री जय कुमार शाह, चीफ जनरल मैनेजर नई दिल्ली। मान्यवर अजीत गौतम, वरिष्ठ समाज सेवी। भंते दीपांकर सुमेधो भी इसमें शामिल रहे। SC/ST एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ BSNL सेवा के सभी पदाधिकारियों द्वारा भी इसमें सम्मिलित हुए, जिसमें विजयपाल, सुरेश चंद्र मीणा, सत्यवीर सिंह, राम अवतार मीणा, मुकेश, अशोक कुमार मीणा, अनिल कुमार, संदीप कुमार आदि द्वारा आए हुए अतिथियों को फूल बुक्के देकर उनको शॉल उड़ाकर सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर सभी अतिथियों को BSNL सेवा की तरफ से मेमेंटो देकर सम्मानित भी किया गया और साथ ही आए हुए अतिथियों ने बाबा साहब के जीवन परिचय पर अपने माध्यम से विभिन्न बातों को उजागर करते हुए प्रकाश भी डाला। आज के इस भव्य आयोजन में तमाम दिल्ली NCR व कई राज्य के BSNL सेवा के कर्मचारी भी इसमें सम्मिलित हुए। आइए देखते हैं विशेष कवरेज NPT न्यूज इंडिया की। माननीय अजीत गौतम सर को मैं मंच पर आमंत्रित जो हमारे बीच बैठे हैं उनसे अनुरोध करूंगी कि हमारा मार्गदर्शन करें जब तक कि हमारे अन्य अतिथि हमारे बीच उपस्थित हों। तो माइक सौंपती हूं माननीय अजीत गौतम सर को। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के जन्मदिन के ऊपर जिसको मनाने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं, आपको लख लख बधाई देता हूं कि आप लोग आने वाले वक्त के अंदर इससे भी ज़्यादा तादाद में एक अपनी यूनिटी और कट और मिशन मूवमेंट को दिखाएंगे। मैं अपनी बात शुरू करूं। जो मैनेजमेंट कमेटी है ND राम और उनके सारे साथी सुरेश जी, सतवीर जी और सब, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं कि वो एक लंबे समय से इस मिशन मूवमेंट के आधार पर इसको बाबा साहब के जन्मदिन को मना रहे हैं और मेरे को बड़ी खुशी है कि मुझे भी मौका मिलता है इनको तैयार करने के लिए। और अभी मैं अपनी बात शुरू करूं। आप जरा बताएं कि डॉक्टर अम्बेडकर के मुकाबले में इस देश के अंदर किसने बड़े से बड़े काम किया। अभी मैं बताता हूं कि जब डॉक्टर अम्बेडकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में थे, जब वो PhD कर रहे थे, उन्होंने उसी दिन 1913 के अंदर कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर जहां देखा कि महिला वर्ग जेंट्स बराबर है, एजुकेशन में हर काम के अंदर उनकी तनख्वाह बराबर, एजुकेशन में हर चीज़ आगे है।
और महिला वर्ग जो वहाँ था वो डॉक्टर अम्बेडकर को बहुत ही चाहता था, और उन्होंने उस दिन जब डिसीजन लिया, अभी मैं एक लड़की से भी बात कर रहा था, बाबा साहब ने ही ये डिसीजन क्यों लिया कि मैं देश में वापस जाकर जो दो वर्ग हैं, सदियों से गुलामी की जंजीरों में, उन दो वर्गों को मैं मान और सम्मान के साथ जीने के अधिकार लेके दूंगा। ये बाबा साहब ने 1913 के अंदर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उन्होंने कसम ली थी, और मैं दो ही वर्गों के लिए मैं संघर्ष करूंगा, एक महिला वर्ग और दूसरा अछूत वर्ग। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1913 का संकल्प जो था वो कैसे पूरा किया, आप ये बताइए। 1913 से लेकर 2000 बल्कि 4 तक, 2004 तक, बल्कि इससे पहले भी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जाने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर को कितना संघर्ष करना पड़ा, और ये संघर्ष 2004 तक चला था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जाना कितना मुश्किल था, जबकि उसके लिए सब लोगों ने रास्ते तक बंद कर दिए थे कि हम देखेंगे कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कैसे पहुंचते हैं। अब आप ये बताइए कि उनका संघर्ष जब 1942 के अंदर वो इंडिया आए और वायसराय की काउंसिल के अंदर लेबर मिनिस्टर बने, लेबर मिनिस्टर बनते ही डॉक्टर अम्बेडकर ने 8 घंटे की जो ड्यूटी आज आप कर रहे हैं, ये बाबा साहब की देन है। उसके बाद चाइल्ड लेबर बंद की, उसके बाद जो मैटरनिटी लीव है, ये बाबा साहब की 1942 के अंदर ये उन्हीं की देन है। उसके बाद बाबा साहब जब इंटर्म गवर्नमेंट में बने, जब इंटर्म गवर्नमेंट में थे एज ए लॉ मिनिस्टर, डॉक्टर अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल पार्लियामेंट में पेश किया, जिसके तहत इस देश में रहने वाली हर लड़की, चाहे वो किसी जाति, धर्म या बरादरी की है, उसको मान और सम्मान के साथ जीने के अधिकार दिए। आज मैं जो आप लोगों के बीच में तो लंबे समय से आ रहा हूं, अगर हमने अपने घर के बच्चे, घर की फैमिली को ही तैयार किया हुआ होता तो आज जहां पर ये सीटें खाली ना होती। आप बताइए डॉक्टर अम्बेडकर ने कौन से समाज को छोड़ा, कौन सी जाति या किसी जिनको छोड़ा, जिनको अधिकार नहीं दिए। कितने लोग हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा, जो मैं 1913 से लेकर 2004 तक, 1904 तक बाबा साहब का संघर्ष चला है। अब आप ये देखिए कि बाबा साहब का संघर्ष 1913 से लेके
1954 तक कितना संघर्ष चला। एक आदमी का भी नाम ले दीजिए जिसने डॉक्टर अम्बेडकर के मुकाबले में इन वर्गों को मान और सम्मान दिया हो। फिर क्या वजह है कि हम लोग आज एक जन्मदिन मनाने के लिए इकट्ठे नहीं हो रहे? मुझे तो उनको देखने का मौका मिला। आज मेरी उम्र 86 साल है। साहब कांशी राम के साथ तो आखिरी वक्त तक निगमबोध घाट पर मेरे को मौका मिला। उनके उठाए हुए तकलीफ, मुझे बताइए, मेरे वहाँ बहुत से लोग आते हैं, लड़के आती है, लड़के आते हैं, जेंट्स आते हैं, मुझे कहते हैं सर हमें क्या मिला? मैंने पूछा तुमने क्या दिया? अरे आप बताओ तो सही, आपने डॉक्टर अम्बेडकर को क्या दिया जिसने आपको सब कुछ दिया है? आज आप में ऑफिसर भी हैं, IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, हर तरह से। आज आपकी ये देखिए, ये जो फुलवारी नजर आ रही है, जिसके लिए बाबा साहब ने जिंदगी लगाई, इस फुलवारी को देखने के लिए आप लोगों ने कितना टाइम लगाकर घर घर में जाकर लोगों को तैयार कर बाबा साहब की फुलवारी को बढ़ाने का काम किया। जरा बताइए, मुझे बहुत तकलीफ होती है। अरे बहुत से लोग हैं जिनको तो डॉक्टर अम्बेडकर के जन्मदिन का ही पता नहीं है। बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जिनको ये नहीं पता कि हमारी जो दुर्दशा थी 1950 से पहले, वो दुर्दशा को दूर करने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर का कितना अपमान हुआ, कितनी बेइज्जती हुई। और डॉक्टर अम्बेडकर के अलावा इस देश में रहने वाले और किसी लोगों को ध्यान नहीं आया लड़कियों के लिए। बाबा साहब को क्यों आया? जब मेरे भाई पढ़े लिखे आप हो, आप तो एक लंबे समय तक जाना इस मिशन मूवमेंट को लेकर। याद रखना, डॉक्टर अम्बेडकर का मिशन मूवमेंट दुनिया की को ताकत उसको मार नहीं सकती। डॉक्टर अम्बेडकर का मिशन मूवमेंट कभी मरने वाला नहीं है, क्योंकि नौजवान अम्बेडकरवादी लाखों करोड़ों के लोगों में तैयार हो चुके हैं। जो दिन से दिमाग से निकाल देना कि कोई मिशन मूवमेंट वो खत्म करेगा। मैंने तो देखा है, मौर्य साहब से लेकर और जितने बड़े नेता हुए, मैंने देखा वो चले गए। और जो लोग आज भी कह रहा हूं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के एहसानों के नीचे दबे हुए, अरे दबे हुए साथियों, आप पर जो डॉक्टर अम्बेडकर का एहसान है, मरने से पहले उसको चुका देना, वरना याद रखना कभी सुखी नहीं रहेंगे। जिसने डॉक्टर अम्बेडकर के साथ धोखा किया, जिसने डॉक्टर अम्बेडकर के साथ विश्वासघात किया, अभी मेरे साथी नाम ले रहे थे, मौर्य साहब, जिनके साथ मुझे मौका मिला था 1972 तक, जिन लोगों ने डॉक्टर अम्बेडकर के साथ विश्वासघात किया, वो जिंदगी में कभी सुखी नहीं रहे, ना वो सुखी रहेंगे। आज मैं आपके सामने हूँ, मैं सारी वर्ल्ड घूमा हुआ 3 दफा 4 दफा। I have seen almost every part of the world. I cross so many nationality. पर आज मैं बता दूं, जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर जॉन दबे थे बाबा साहब के, और यूनिवर्सिटी के बाहर लिखा हुआ सिंबल ऑफ द नॉलेज नंबर 2, क्योंकि ऐसा है जब मेरे को कोई हाथ लगाता है ना तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है। उसे बेटर जो है, तो खैर छोड़िए इन बात को, मैं आज भी आपके साथ कह दूं, वहां पर लिखा हुआ है
कि हमें फख्र है कि डॉक्टर अम्बेडकर जो कि इस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, उसने दुनिया के सब तो बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए उन्होंने संविधान लिखा। हमें बहुत खुशी है कि संविधान लिखा। और तीसरी बात, अगर डॉक्टर अम्बेडकर कहीं हमारे देश में होते, जो बैरक ओबामा ने कहा था कि मैं उनको सूर्य की उपाधि देता। खैर मैं कहना तो बहुत चाहता था, क्योंकि मैं तो आपके बीच में आता ही रहता हूँ, आपको एक नौजवान नए को सुनना है। तो आप डॉक्टर अम्बेडकर के विचारधारा, डॉक्टर अम्बेडकर का संघर्ष 1913 से लेकर 2004 तक, और जिस महापुरुष ने देश का संविधान लिखा, उस महापुरुष को 1952 में 1952 में हरा दिया बम्बे से। 1.5 साल बाद पंडारा की बाई इलेक्शन में भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को हरा दिया। अरे जी, मैंने अमित शाह को कहा था, होम मिनिस्टर को, जब उनको हरा दिया गया, उस वक्त बाबा साहब पर क्या गुजरी होगी, जिस पार्लियामेंट के अंदर उनके लिखे हुए संविधान की शर्त लेते हैं, एमपी से लेकर राष्ट्रपति तक उस पार्लियामेंट में बाबा साहब को जिंदा जी जाने नहीं दिया। ये कितना अपमान है, इसका बदला कौन लेगा? इसका बदला तो आप लेंगे। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मुझे क्या मिला। तो इस करके आप लोगों को सब कुछ मिल चुका है, मुझे मिल चुका है। दुनिया के कोने कोने में जब मैं जाता हूँ तो मुझे बड़ा मान सम्मान मिलता, इससे ज़्यादा क्या मिलेगा? मैं आप लोगों के आगे अपील करता हूँ, अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले लोगों की गिनती कम है, लोग अंदाजा लगाते थे किसी कमजोर कमेटी के नेता होंगे। अगर ये बढ़ जाता तो बाबा साहब एक मजबूत कमेटी के नेता होते, और आगे के लिए आप लोग बहुत तादाद के अंदर आकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जन्मदिन मनाएंगे। इसी के साथ मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय भीम, जय भारत। हमारे बीच उपस्थित हैं मंच पर आदरणीय CGM CNTX नॉर्थ श्री जय कुमार शाह। सर, आपसे मेरा अनुरोध है कि मंच को संबोधित करें। कृपया जोरदार करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। थैंक यू मैम। आदरणीय डायरेक्टर साहब, मंच पे आसीन वयोवृद्ध सेनानी, हमारे सेनानी 86 वर्षीय, आप लोग सुन रहे थे और बहुत ही जानकारीपूर्ण बातें, संघर्ष, डॉक्टर बाबा साहब की संघर्षपूर्ण जीवन की बातें बता रहे थे। मैं भी 2-3 चीज़ें बताऊंगा मैं उनके जन्मदिन के रिमेम्बरेंस के रूप में। आप सभी को मालूम है कि ही टोल्ड दैट आई हैव बॉर्न एज हिंदू बट आई विल नॉट डाई एज हिंदू। एंड इसी परिप्रेक्ष्य में 1955 में 56 अक्टूबर में, जब डेथ से 3-4 महीना पहले वो कुशीनगर गए थे। कुशीनगर में जाके उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। सो मेरे सगे मामा जी उस समय आज भी जिंदा हैं, 84 साल के हैं। तो वो करीब 56 किलोमीटर साइकिल चला के वो उस उनकी सभा में लोग सुनने गए थे, क्योंकि उनका ऑरा बहुत बड़ा था, उनका नाम बहुत बड़ा था। तो हर वर्ग के, हर जाति के लोग उनकी बात को सुनने के लिए, उनकी तार्किकता को सुनने के लिए बहुत दूर दूर से जाया करते थे। तो आज भी वो जब कभी चर्चा होती है तो आज से जो 70-75 साल पहले की बात को वो दोहराते हैं और काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। सो अब
सभी जैसे पूर्व वक्ता बोल रहे थे कि उनके संघर्ष के दिनों की याद दिला रहे थे कोलंबिया यूनिवर्सिटी के। तो कोलंबिया गए थे तो उनको $11.5 पाउंड स्टर्लिंग बैंक ये गायकवाड़, राजा गायकवाड़ के यहाँ से, बड़ौदा के यहाँ से मिलता था। तो वो 3 साल के लिए ही था। 3 साल के अंदर उन्होंने 1 साल 11 महीने 2 साल से कम में ही उन्होंने अपनी PhD थीसिस सबमिट कर दी, इकोनॉमिक्स वाली। एंड फिर उनको वापस आना पड़ा क्योंकि वो 3 साल के लिए थी। और मिलिट्री सेक्रेटरी के रूप में वो एक बॉन्ड था कि उनके यहाँ काम करना पड़ेगा। तो ही वर्क फॉर ए शॉर्ट व्हाइल्स, प्रॉबेबली 11-12 डेज ओनली। और वहाँ की स्थिति को देखते हुए, वहाँ की डिस्क्रिमिनेशन को देखते हुए उन्होंने फिर बैक जाके बॉम्बे में प्रोफेसर के रूप में, पॉलिटिकल इकोनॉमिक के प्रोफेसर के रूप में काम किया। ही वॉज एन एमिनेंट स्कॉलर, एमिनेंट ज्यूरिस्ट, पॉलिटिकल थिंकर, फिलासफर। और उनके पास उस समय प्रॉबली प्राइवेट कैपेसिटी में राजग्रंथ नाम की लाइब्रेरी थी जिसमें करीब 50,000 से ऊपर पुस्तकें थीं। संभवतः सरकारी संग्रहालयों में या लाइब्रेरीज में भी इतनी किताबें बहुत कम जगह मिलती हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि उन्होंने करीब करीब 50,000 से ज़्यादा पुस्तकें अपने लाइफ टाइम में पढ़ी होंगी। तो मेरा तो एक ये सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है कि जो व्यक्ति अपने लाइफ 65 साल के जीवन में 50,000 से भी ज़्यादा किताबें पढ़ी हों, तो हम लोग कम से कम 5,000 से ज़्यादा तो पढ़ ही सकते हैं। तो ये सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन लेना चाहिए। और प्रॉबली हमारे बीच जो डायरेक्टर साहब बैठे हुए हैं, मैं समझता हूँ कि 5,000 से ऊपर तो इनका भी हो गया होगा। ही हैज़ रिटन सेवरल बुक्स, 7-8 बुक्स लिख चुके हैं। तो एक ट्रूली फॉलोअर के रूप में डायरेक्टर को आप समझ सकते हैं कि इज़ ए ट्रूली फॉलोअर ऑफ द स्कॉलर विच वी सी इन डॉक्टर अम्बेडकर। तीसरी चीज़ मैं बताऊंगा कि उन्होंने अपने बायोग्राफी, मैंने उनकी पढ़ी थी, बहुत पुरानी है, पुराना पढ़ा है मैंने, प्रॉबली वेटिंग फॉर द वीज़ा नाम से उन्होंने लिखी है। उसमें उन्होंने एक वृत्तांत का उल्लेख किया है कि नो पीएन नो वाटर। हमारा समाज बटा हुआ था, ये सभी जानते हैं, ये वेल नोन फैक्ट है। एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट कि ये डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी को प्रथाएं हमारे देश में थीं, और जिसकी वजह से जिस कास्ट में उनका जन्म हुआ था तो अनटचेबिलिटी को उनको बालमन से ही उनको झेलना पड़ा था। तो उन्होंने एक वृत्तांत में लिखा है कि पानी उनको दूर से पिलाया जाता था क्लास में, चूँकि उनके पिताजी सूबेदार मेजर थे तो उनको एडमिशन उनका हो गया था स्कूल में। बाकी लोगों का तो एडमिशन भी उस ज़माने में नहीं हो पाता था, 18th और 19th सेंचुरी में। ये अंग्रेज़ों के आने के बाद कानून बना कि सबको शिक्षा देने का कानून अंग्रेज़ों के आने के बाद ही बना। सती प्रथा को भी ख़त्म करने का कानून अंग्रेज़ों के आने के बाद ही बना। तो उन्होंने लिखा है कि नो पियन नो वाटर, मीन्स अगर वो पियन जो था वही पानी पिलाता था, अगर वो जिस दिन नहीं आएंगे तो उनको पानी पिलाने वाला कोई नहीं होगा। बट वो महादेव अम्बेडकर जो उनके हेड मास्टर थे वो बहुत उनको लाइक करते थे। सामान्यतः ग्रामीण परिवेश में आज के दिन में भी अगर कोई बच्चा पढ़ने में ठीक है तो उसको सारे टीचर बहुत लाइक करते हैं, उसको अलग से रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाती है, ये चाबी रख लो, एक कल आके स्कूल खुलवा देना। जैसे मेरे साथ भी था कि भाई 6 से 8 तक की चाबी मेरे पास ही रहती थी स्कूल की, सबसे पहले जाके खुलवाना, सफाई करवाना, ये सब काम है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने निर्वहन करी है। तो मैं आई कैन अंडरस्टैंड कि जो अच्छे बच्चे होते हैं उनको टीचर्स बहुत सम्मान और प्यार देते हैं, अलग से कुछ चीज़ें भी उनको दैनिक जीवन में काम आने वाली या भविष्य में काम आने वाली चीज़ों को बताते भी हैं।
और लास्ट में उनको मैं दिन पे याद करते हुए उनके कामों, उनके रचनाओं को सम्मान के साथ मैं याद करता हूँ और ये कोशिश करूँगा कि कुछ न कुछ उनके जीवन की चीज़ों को मैं अपने अंदर भी उतारने की कोशिश ज़रूर करूँगा। बहुत कुछ चीज़ें हैं जो मैं धन्यवाद बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बोलना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ और मैंने कंपाइल भी करी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वक्ता यहाँ बहुत है, बहुत लोग बोलने वाले हैं और ये जानकारी करीब करीब सभी लोगों को है कि उनका जीवन बहुत ही संघर्षशील रहा है। जैसे कि हमारे पूर्व वक्ता जी बता रहे थे कि उन्होंने महिलाओं के लिए काम किया और लेबर्स के लिए किया। उन्होंने केवल एक पक्ष के लिए ही, डिप्रेस्ड क्लास के लिए ही काम नहीं किया, उन्होंने महिलाओं के लिए भी काम कराया। जैसे मैटरनिटी लीव या इक्वालिटी, इनका डेट ऑफ बर्थ जैसे का नाम, दूसरा नाम डे ऑफ इक्वालिटी भी है, तो वो इससे उत्पन्न हुआ है कि उन्होंने महिलाओं को इक्वालिटी का अधिकार दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। दूसरा लेबर्स, जैसे अब है कि 12 घंटे से 8 घंटे काम, पहले जो है अंग्रेज़ों के समय में ना सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक सारे इंडियंस को खटना पड़ता था, काम करना पड़ता था, लेकिन इन्होंने कानून बना के इसको 8 घंटे नॉर्मलाइज किया। इसके अलावा जो हमारा, चूँकि वो इकोनॉमिस्ट भी थे, तो 1935 में जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो गठन हुआ, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने 1930 में एक बुक लिखी थी इकोनॉमिक्स पे, जिसमें उन्होंने उल्लेख किया था कि जो डॉलर, जो पाउंड स्टर्लिंग एंड रुपीज़ का जो वैल्यूएशन था वो बहुत ही डिसबैलेंस था। वो अपने स्टर्लिंग को उन्होंने ओवर वैल्यू कर रखा था। तो ऐसे में जिस जो करेंसी ओवर वैल्यूड होती है उससे इंपोर्ट करना आसान होता है, तो रुपये का वैल्यू बढ़ा दिया, डॉलर का थोड़ा कम कर दिया, 2.5-3 रुपये के आसपास में $1 मिल जाता था। तो इससे क्या होगा कि वो फिनिश्ड गुड्स सब इंग्लैंड से मंगाने में आसानी होती थी, क्योंकि हमको सस्ता लगता था, हमारे यहाँ प्रोड्यूस करेंगे तो महंगा मिलेगा। तो उस बुक में जो उन्होंने इस चीज़ को उल्लेख किया और चैलेंज किया, उसी से आगे चल के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कॉन्स्टिट्यूट करने में मदद मिली और वो उसके एक तरह से फाउंडर हैं, इनिशिएटर हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 में बनी। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि जो 1942 में जब कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली में 1919 में जब साउथ बरो की कमेटी बनी थी, तो उन्होंने सबके लिए किया, ऑल रिलीजियस सेक्ट्स जो माइनॉरिटी में थे, चाहे वो बौद्धिस्ट हों, जैनिज़्म हो या जोरास्ट्रियंस हों, उन सब के लिए उन्होंने उस कमेटी के सामने बात रखी, सेपरेट इलेक्टोरेट मांगने का प्रस्ताव रखा। वो ये बात सही है कि वो एक्सेप्ट नहीं हुआ, लेकिन इससे हुआ कि वो अपनी बात पूरी तरह से रखने में कामयाब रहे और वो इनविटेशन पे उस कमेटी में गए थे। ढेर सारी स्मृतियाँ हैं, ढेर सारी जानकारियाँ हैं और मैं कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर जैसा व्यक्ति हज़ारों सालों में एक बार होता है। ये ऐसा नहीं कि इसमें हो जाए, उनके जैसा पढ़ने वाला व्यक्ति। एक और घटना है कि लाइब्रेरी में यहीं दिल्ली में पढ़ रहे थे, तो पढ़ते पढ़ते वो इतने हो गए थे, वो कुत्तों का भी बड़ा कुत्ता उनका एक था, तो सुनते हैं कि उसके बहुत लगाव था, तो वो जाके उनके पास बैठ जाता था और तो स्नेह से उसको हाथ फिराया करते थे। वो एक दिन वो वहीं सो गए पढ़ते पढ़ते लाइब्रेरी में, तो सो गए तो निकले, देखे बाहर, तो उनका जो नौकर था वो बाहरी
जाड़े के दिन था, लेट गया था कि भाई साहब उठेंगे तो हम खाना खिलाएंगे। क्योंकि वो भी सो गया था, तो अब इन्होंने ये उसको जगाना उचित नहीं समझा, रादर एक कंबल लाके उसके ऊपर उड़ा दिया। ही वॉज सो काइंड बाई हार्ट। एक और ये है कि ही वॉज मेंबर ऑफ दिस प्रेस्टिजियस जिमखाना क्लब, लेकिन वो शायद ही कभी वो उस क्लब में गए होंगे, बट बाय द वर्च्यू ऑफ द पोस्ट एज फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही वॉज द मेंबर ऑफ दिस क्लब आल्सो, बट ही नेवर वेंट टू दैट कोर्ट। तो मैं अपनी बात यहीं समाप्त करना चाहूँगा कि हमारे चीफ जितने उस समय हुआ करते थे जब वो अपने राजनीतिक और अपने सामाजिक अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे, और न सिर्फ अपने अधिकारों के लिए बल्कि अपने समुदाय के महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष थे, उनकी एक प्रखर आवाज़ बने थे। उन्होंने सामाजिक न्याय और समानता के लिए संघर्ष किया और दलितों, शोषितों और महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई। डॉक्टर अंबेडकर की समृद्ध विरासत को लेकर हम निरंतर आगे बढ़ते रहे हैं और यही काम सेवा ने निरंतर किया है। उनके ज्ञान और प्रकाश को, अपने ज्ञान और प्रकाश और प्रतिभा से एक नई दिशा देते हुए सेवा हमेशा इस कार्य में प्रयत्नशील रहा है। इसी विश्वास के साथ कि हमारा यह ज्ञान, यह प्रकाश आगे बढ़ता रहेगा और हम समाज में और अपने व्यक्तिगत जीवन में भी नई दिशा और नई प्रगतिशील सोच के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। मैं आप सभी का एक बार फिर से ज़ोरदार स्वागत करती हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम में अब वक्त है अपने विचार एक दूसरे तक पहुँचाने का, क्योंकि व्यक्ति से ज़्यादा ज़रूरी है विचार। व्यक्ति पूजक बनने की बजाय विचार पूजक बने, व्यक्ति उपासक बनने की बजाय विचार उपासक बने। ऐसी ही फिलॉसफी डॉक्टर अंबेडकर ने हम सबको दी थी और कहा था कि इसी का पालन करते रहें। लेकिन हुआ ये कि कर्मकांड में लिख के रह गए और व्यक्ति पूजक बन गए, विचार को पीछे छोड़ दिया। उनके विचारों को हमारे साथ साझा करते हुए मैं मंच पर अनुरोध करूंगी, हमारे बीच उपस्थित हैं निदेशक HR डॉक्टर कल्याण सागर निपणी सर। आपसे अनुरोध है कि आज की सभा को संबोधित करें। Thank you, Madam. Most respected and Honorable Chairman, Parliamentary Committee on the Welfare of SC/ST, Dr. Fajjan Singh Kulastheji, CGM Sir, and Ajit Gautam Ji. Today it is truly a privilege मेरे लिए, क्योंकि I shook the hands of the man and took his blessings of the man who shook the hands of the legend. I am deeply privileged, sir. I am deeply privileged. I would like to take some personal photographs with you after some time. Okay, it's really a privilege. N.D. Ramji, Ravishil Verma ji, Adsul ji, distinguished dignitaries on the dais. Firstly, I am really privileged and I am thrilled to be here. And Rajesh ji, I repeated the prayer sincerely without knowing the meaning. But when you explained the meaning, it was so beautiful. And I want Sir, the translation to be given to me. I request Mr. Ram to go. I'll practice it every day. That is one thing I'll assure you. I'll repeat it. Thank you very much. It's such a beautiful prayer, so meaningful. And let us try to implement at least parts of it in our life, and we will follow the steps of the legend there. Sir, my heartiest congratulations on the 134th birth anniversary of one of the most illustrious and revered leaders in the history of the nation and the history of mankind, Baba Saheb Dr. Bhimrao Ambedkar ji. India's past is replete with nationalist social reformers and patriots, we all know that, but the foremost among them is Dr. Ambedkar ji, and it's a privilege that we are celebrating. Ramji told me that for the past 25 years, every year without a break, without fail, this is being celebrated. I am really privileged. It is a nationalistic day, it is a holy day that honors the memories of the birth of the greatest personality, and there is a lot we can learn, as CGM sir explained, so many things from his life, how he conducted himself. Okay, beautiful stories, beautiful examples, especially outside the library, the love and kindness he had for animals and also his own, people who worked under him. That is something worthy of emulation.
Dr. B.R. Ambedkar ji was a multifaceted and multi-dimensional personality. He was, as somebody said, a statesman, not a politician. I use the word, he was a statesman. He was an economist, he was a social reformer, and above all, he was a philosopher and a thinker. So he was also the key force in combating myriad inequalities that existed in the society and that are still lingering on, but his legacy lives on. After India's independence, he became the country's first law and justice minister, and everybody has spoken about the amazing things he has done, the phenomenal breakthroughs he has produced. Above all, Ambedkar was the key figure in formulation of India's constitution, and he is the architect of free India, one might say. It is no surprise that his birthday is commemorated with such pride, and Ambedkar Jayanti is truly a national festival, and that of BSNL too. As a 100% government organization, BSNL is committed to implementing in practice and in spirit all the policies of GOI, especially when it comes to the welfare of SCs and STs. As Director HR, I would like to assure you and ensure that the same is followed in the truest sense in both letter and spirit. Once again, I would like to thank SEWA, who's organized this, and who's the recognized SC/ST Welfare Association, for inviting me for this great day. Thank you all very much, and namaskar. Thank you. Thank you. Okay. Should I do it? Yeah. CSA and NCST, I keep in close touch with them, and they are our good friends, and they keep guiding us very much. We will implement DOT's order of 1992 to review the result of SC/ST candidates who secured 20 and 15% respectively. I'll do my best, sir. And certain things, certain concerns about DGM lice, that will be certainly discussed with you, sir, and looked into. Thank you very much, and namaskar once again. अब मैं मंच पर हमारे बीच उपस्थित हैं GS SNEA श्री MS अरसूल सर। आपसे भी मेरा अनुरोध है कि इस अवसर पर मंच को संबोधित करें। जय भीम, सप्रेम नमस्कार, रिस्पेक्टेड गेस्ट और प्रोफेसर साहब। सर, वी आर प्रिविलेज, हमको बहुत खुशी हुई आपका यहाँ आगमन हुआ है, और हमारे जो इश्यूज़ है आप इसको ध्यान में रखते हैं, राम साहब हमको अपडेट करते हैं। हमारे आदरणीय डायरेक्टर HR सर, आपको सुनकर तो ऐसा लगा हमारे सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गए हैं। सो आई एम थैंकफुल टू यू, एंड एटलीस्ट SCH people should be assured from behalf of his that all the problems will be resolving within 2 hours day। हमारे सबसे आदरणीय जिनको हम देखते आए हैं, अजित गौतम साहब हमारे लिए सबसे बड़े मार्गदर्शक है। हम तो इनमें डॉक्टर बाबा साहब देखते रहते हैं, इतने सज्जन विचार। सर, मुझे पर्सनली आपको बहुत फील होता है कि आपको देख के और आपको महसूस करके, हम तो बाबा साहब को देख नहीं पाए, लेकिन आपको देख के हमको कुछ उनकी प्रेरणा मिलती है। आपको बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप इस मीटिंग में आते हर बार गाइड करते हैं। CGM CNTX शाह साहब, आपका भी स्वागत है, आपने भी बहुत अच्छे विचार रखे, उसके लिए बहुत धन्यवाद। मेरे सभी साथी रविशील जी और गुप्ता जी, और सिबोआ जनरल सेक्रेटरी सोनी जी, and our ministers PS also, not all other dignitaries, SEWA team here. I first congratulate our entire SEWA team, my circle secretary NTR, Vinay Tyagi ji, Dahiya ji, Manchan ji, all the team here. First of all, I congratulate our CNTX team or SEWA team for arranging such a beautiful function for in celebration of Dr. Baba Saheb Ambedkar Jayanti. And I thank all of you for responding very positively. Ram Sahab, you should feel privileged. The entire hall is fulfilled today. So this is your credit. I think I give to SEWA, and you this way people see। बहुत ज़रूरी है कि सबको समझना है कि बाबा साहब के विचार क्या है। हम तो देखो पीछे बोलते हैं, करने में थोड़ा सा पीछे रहते हैं। आज तक हमने बाबा साहब के बारे में इतना सोचा है, मैं तो इतना ही समझता हूँ, आज हमारा जो कुछ है सब कुछ बाबा साहब के कारण है। अगर ये हमको समझ में आया तो हमको कानून समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप देखो, जिसने साहब ने जो बताया आप भी समझ लेंगे, स्त्रियाँ हो, जेंट्स हो, OBC हो, SC/ST हो, OC हो, सबके लिए उन्होंने इसे प्रावधान रखा है। जो लोगों ने कानून पढ़ा है उनको समझ में आएगा कि हमको पढ़ने के लिए तकलीफ होता है, तो उनको बनाने कितना तकलीफ हुआ होगा, और वो भी गिवन टाइम उनको जो 2 साल का पीरियड मिला था उसी में उन्होंने किया है। वो जो मेहनत और डेडिकेशन, ये हम इसमें नहीं सोच सकते। अब बहुत बार हमको लगता है कि हमारे लिए बहुत समस्या है, ऑफिस में ये समस्या है, हम ये नहीं कर पाते, लेकिन हमको ये समझना पड़ेगा, डॉक्टर बाबा साहब से हमको सीखना पड़ेगा कि सब चीज़ें कैसे टाइम कैसे मैनेज करना है।
देखो मेरे लिए मेरे कम्युनिटी के प्रति प्यार है, उसके लिए मुझे कुछ करना है, मुझे बाकी लोगों से लड़ना है, मेरे लोगों के राइट के लिए लड़ना है। सबका बैलेंस डॉक्टर बाबा साहब ने किया था। आज फाइनेंस के बारे में आधे लोग जानते नहीं जानते, बाबा साहब का फाइनेंस में भी इतना बड़ा अभ्यास था। आज भी उनके अभ्यास को लोग रेफरेंस करते हैं, उसके ऊपर हमारा देश चलता है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं उनके जीवन में, लेकिन राम साहब ने हमको समय कमी दी है, तो मैं इसमें इतना ही कहूँगा, हमारे जीवन में, निजी जीवन में हम डॉक्टर बाबा साहब को फॉलो करें, उनके विचारों को फॉलो करें। जब भी आपको कोई तकलीफ लगता है, जब भी आपको लगता है कि मेरे पीछे बहुत बड़ी समस्या खड़ी है, तभी आप इतना ही करना, डॉक्टर बाबा साहब को याद करना, उन्होंने इस सिचुएशन को कैसे झेला था और मेरे लिए बड़ी समस्या नहीं है। मुझे लगता है आपके सामने कोई समस्या बचेगी नहीं, बाकी छोटे मोटे हमारे काम बचे हैं और डायरेक्टर साहब ने एग्री कर दिया है। मुझे उम्मीद है हमारा जो प्रमोशन है, सर पुलिस साहब मैं आपको बताना चाहूँगा, डायरेक्टर साहब हमारे इतने अच्छे हैं, सीएमडी इतने अच्छे हैं, हम बात करते हैं लेकिन हमारा लोग प्रमोशन नहीं हो रहा है। ये हमारे लिए दर्द की बात है, मतलब ये सबके सामने बता रहा हूँ। आज यहाँ ऐसे लोग बैठे हैं कि जिनका प्रमोशन ड्यू है, वैकेंसी पड़ी है, लेकिन हमारा कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, डायरेक्टर साहब इतने पॉजिटिव है, वो तो बोलते हैं अभी ऑर्डर ले लो, लेकिन ऑर्डर आ नहीं रहा। अगर हम तो अभी रवि सिंह जी और हमारे सभी साथी परेशान है, हम तो सबको बोलते रहे कि अभी आ रहा है। सर मेरी रिक्वेस्ट है हमारे सबकी तरफ से, और पुलिस साहब आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे जितने प्रमोशन है वो एज पर डीओपीटी गाइडलाइन जो राम साहब ने कहा, डायरेक्टर साहब ने एग्री किया, उसी हिसाब से करने के लिए पूरा प्रावधान है और उसी तहत आगे बढ़ना चाहिए। मैं अभी आपको रिक्वेस्ट करूंगा सर, और मैं इस पुलिस साहब को रिक्वेस्ट करूंगा, इसमें इंटरवेंशन करके राम साहब ने कुछ रिप्रेजेंटेशन दिया है उसको कंसिडर करके ये प्रमोशन बीएसएनएल के सभी अधिकारियों का एक प्रमोशन होना बहुत जायज है, होना चाहिए। दूसरा सर हमारा एक डिमांड है, मतलब ये एक हमारा सबका मेन डिमांड है, पोस्ट 3rd पीआरसी वाला, जिसमें सर अभी आज हम 2007 के सैलरी में काम कर रहे हैं, 200-300% डीए बढ़ गया। हमारा सब कुछ डीपीए ने अप्रूवल दिया है कि आपका पीआरसी होना चाहिए, लेकिन डीओटी में कुछ लोग उसको लेके बैठे हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट है सर, इस साल में हमारा पीआरसी मिलना चाहिए, नहीं तो डॉक्टर बाबा साहब नंबर का सब हमने फॉलो किया है, शिक्षित बने हैं, संघर्ष हो गए हैं, अब संघर्ष हम शुरू करेंगे इतना पक्का। इस साल में हमारा नारा है बाबा साहब के पावन करके कि हमारा पीआरसी हमको मिलना चाहिए, नहीं मिला तो हम संघर्ष इतना करेंगे कि आपको किसी को बैठने नहीं देंगे। ऐसा गलत हो रहा है, जो डेपुटेशन पे वो पैसा ले रहा है उसको डबल सैलरी मिल रही है, वो बेचारा बीएसएनएल भरोसा करके ऑर्डर फॉलो करके आया और रो रहा है। तो हमारा काम है बीएसएनएल के लोगों पे अन्याय भी होने नहीं देंगे। मुझे समय की कमी है, राम साहब ने मुझे 2 मिनट बोलने के दिया था, लेकिन हमारे कुछ विचार प्रमुख अतिथि सामने नहीं रखे तो उसमें मजा नहीं, तो मैंने 2 विचार रखे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे दोनों विषय पे इस साल में पूरा प्रावधान होगा और आपको खुशी वाली खबर इस साल मिलेगी। फिर मैं बताता हूं, हमको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जब भी समस्या आती है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को याद करो, उनके जीवनी को याद करो, उनका संघर्ष को याद करो, आपके हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको वहाँ मिल जाएगा। इतना मैं कह के मेरे दोस्त शब्दों को विराम देता हूँ। मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, इसके लिए सबको धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भीम। जिंदगी के मरहले आसान होते जाएंगे, आप इस दिल के अगर मेहमान होते जाएंगे। मतलब जो भी मुश्किलें हैं वो आपस में बातचीत करके सुलझाई जा सकती हैं, कि ज़िंदगी के मरहले आसान होते जाएंगे, आप इस दिल के अगर मेहमान होते जाएंगे। हौसले मेरे जहाँ में देखने की चीज़ हैं, हौसले मेरे जहाँ में देखने की चीज़ है, देखने वाले सभी हैरान होते जाएंगे। तो हौसला रखिए और जो कम्युनिकेशन चैनल है उसको ओपन रखिए, तो मुझे लगता है कि सारी समस्याओं का समाधान देर सवेर निकल ही आता है। तो कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी GS AIG TOA GS अगोटा श्री रविशील वर्मा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आपसे अनुरोध है कि आप भी मंच को संबोधित करें। नमस्कार, जय भीम, जय भारत। आज के सभा के चीफ गेस्ट श्री फगन सिंह कुलस्ते साहब, ऑनरेबल चेयरमैन पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन द वेलफेयर ऑफ SC and ST communities, our respected dignitaries on the dais, अजीत गौतम सर, आपका आशीर्वाद हम पे हमेशा बना रहे। इस BSNL के जितने भी कर्मचारी हैं उनके ऊपर आपका आशीष बना रहे, आपकी कृपा बनी रहे। हम आवर ऑनरेबल डायरेक्टर HR कल्याण सागर जी, हमारे चीफ जनरल मैनेजर शाह साहब CNTX नॉर्थ, ND राम साहब,
Arsul ji, Gupta ji, Soni ji and all dignitaries, my friends, सबको नमस्कार करते हुए मैं आज का जो कार्यक्रम है, हम एक ऐसे व्यक्तित्व को याद करने के लिए इकट्ठा हुए हैं जिनका नाम को स्मरण करते ही हमारे अंदर सिर्फ 3-4 बातें आती हैं। सामाजिक समरसता, समानता, संघर्ष एंड शिक्षा। बाबा साहेब अम्बेडकर की जो भी एक फिलॉसफी रही है, अगर उस फिलॉसफी को हर भारतीय अपने दिल में आत्मसात कर ले और उसका अगर 5% भी अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर लेता है तो ये भारत देश ऐसा समृद्ध देश बन जाएगा कि किसी भी देश के सामने हमारे देश का कोई कंपैरिजन नहीं रहेगा। हमारा भारत जो है वो सर्व महान रहा है और महानतम हो जाएगा। लेकिन उसके लिए हमें समझने की जरूरत है उनकी उन बेसिक शिक्षाओं को जिसको हमें आत्मसात करनी है। मैं ज़्यादा, चूंकि समय बहुत कम है, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं सिर्फ 3-4 बातें उनकी कहना चाहूँगा जो हमने अपने अंदर उतारी हैं। पहली कि एक भावना तो हम सबसे पहले अपने अंदर डाल लें कि आदि से अंत तक हम भारतीय हैं, ऐसा बाबा साहब ने कहा था। हमें बाकी सारी चीजें भूल जानी चाहिए, आदि से अंत तक हम भारतीय हैं और ये भारतीयता हमें अपने अंदर लानी पड़ेगी, तभी हम अपना और भारत दोनों का भविष्य उज्जवल कर सकते हैं। दूसरी चीज कि एक जो आप लोगों में एक बीमारी पाई जाती है उदासीनता की, बाबा साहेब ने हमें सिखाया कि अगर आप उदासीन रहे तो अपने अधिकारियों के लिए कभी संघर्ष नहीं कर पाएंगे। जैसा कि अर्जुन जी ने कहा, मेरा रेफरेंस उस पे है कि आज जरूरत है हमें अपने अधिकारों के प्रति जो हमारी उदासीनता है उसको छोड़ के जागृत होने की और उन अधिकारों को अचीव करने की, चाहे वो हमारे सामाजिक अधिकार रहे, चाहे वो हमारे संवैधानिक अधिकार रहे, चाहे वो हमारे इस BSNL में जो हमारे अधिकार हैं वो रहे। और हमें उन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए अब फिर से बाबा साहेब की लाइन है, शिक्षित हैं। शिक्षित किस चीज का? नॉर्मल शिक्षा, हमने एजुकेशन ले लिया, हम सब बहुत अपने आप को लर्नेड और शिक्षित व्यक्ति मानते हैं, लेकिन हमें शिक्षित होना पड़ेगा अपने अधिकारों के लिए, हमें शिक्षित होना पड़ेगा अपने मुद्दों के लिए, हमें संगठित होना पड़ेगा। हम संगठित भी हैं और अब समय आ गया है, मैं डायरेक्टर साहब को बोलना चाहूंगा कि सर पानी सर से ऊपर जा रहा है। FTTH मंथ हो गया, रेवेन्यू मंथ हो गया, आपने कस्टमर मंथ भी मना लिया, एक HR मंथ का सिगुफा मैनेजमेंट ने छोड़ा था, उस HR मंथ को या तो सक्सेसफुल करिए, नहीं तो इसके बाद मई में हम लोग इसको उस मंथ में कन्वर्ट करेंगे जिसको कहा जाता है नो नॉट एजिटेशन, बेसिकली इट्स क्या कहते हैं, दूसरा शब्द बोलते हैं कि अपने बात से पीछे पलट जाना। तो उस मंथ को हर फिर एग्जीक्यूटिव मनाने के लिए तैयार है और हम जानते हैं कि हमारे डायरेक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, हमारा CMD साहब भी बहुत अंडरस्टैंड करते हैं चीज़ों को, लेकिन सर एक स्पीड जो है वो थोड़ी सी कहीं स्लो आ रही है, उसको अगर आप फास्ट कर दें तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आज हमारा जो BSNL के अधिकारी एवं कर्मचारी वर्ग हैं वो 3rd PRC, 2nd PRC दोनों चीज़ों से वंचित रहे हैं और हमारा मतलब हमारे को प्रॉफिटेबिलिटी क्लॉज से लिंक करके हम लोगों को इन चीज़ों को डिनाई किया जा रहा है। लेकिन सर हम जिस भारत का जो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अपना स्वदेशी 4G नेटवर्क के लिए जो हमारे एम्प्लॉयज़ पूरी तरह से समर्पित हैं और जहां भी कोई भी प्रॉब्लम आती है हमारा एम्प्लॉय 24 घंटे उसके लिए तत्पर रहता है। आपने देखा होगा सर, कई बार न्यूज़ में ये सारी चीज़ें आती हैं। तो हम आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर कि इस अफोर्डेबिलिटी क्लॉज से BSNL को वेव ऑफ कर दिया जाए, 3rd PRC को हमारा अधिकार समझाया जाए और उस पर सर आपकी कृपा दृष्टि बहुत जरूरी है। अगर आपकी कृपा रहेगी तो ये डेफिनेटली ये अफोर्डेबिलिटी क्लॉज हटेगा और 3rd PRC BSNL में इम्प्लीमेंट होगा। सर हमारा BSNL के एग्जीक्यूटिव्स के और एम्प्लॉयज़ के बिहाफ में आपसे ये विनम्र निवेदन है सर, आप अपनी कृपा दृष्टि हम पे दें और हमारे इस कार्यक्रम, हमारे इस
रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करें। बाकी सर बहुत समय हो चुका है। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा, एज फार एज AIGTO ऑल इंडिया ग्रेजुएट इंजीनियर्स एंड टेलीकॉम ऑफिसर्स एसोसिएशन इज कंसर्न, हम आपके सभी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, सभी जितने भी संवैधानिक राइट्स हैं, सामाजिक राइट्स हैं, उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी तरह से तत्पर है। और जहां भी अगर कोई कमी ऐसी दिखती है तो AIGTO की लीडरशिप आपको भरोसा दिखाती है इन चीजों के पहले, सबसे पहले हम आवाज उठाएंगे। और फिर से एक बार मैं आप सबका धन्यवाद करते हुए सिर्फ एक स्लोगन बोलूंगा, शिक्षित रहो, संगठित रहो और संघर्ष करो। बाबा साहेब के इस विचार को अपना लें, बहुत जरूरत है आज BSNL में इसकी। हम सब एक मिलकर आगे बढ़ें। धन्यवाद, थैंक यू। कि इस अवसर पर सभा को संबोधित करें तो मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। आई वुड रिक्वेस्ट CMD BSNL मिस्टर A. Robert Gerard Ravi to please say a few words to the gathering. Sir. Thank you, honorable members of the dais. I'm sorry I'm a bit late. We had an urgent meeting out, opening up. I'm really glad I made it a point to just come to see and wish each one of you on this particular issue. This particular day also reminds us a lot of things which we are in common. What our great Ambedkar ji has visioned: empowerment, knowledge transfer, taking this to the society. This is exactly what BSNL is doing. We are also ensuring that we empower each member of the society through digital connectivity. We ensure that each corner of the country today gets connected via a stable connectivity, where the other operators are not available, we are available. So we are ensuring his vision of empowerment reaching to the far is really become true. So there is a lot of connects between what we try to do and what great visionary leaders like Ambedkar has done. Ambedkar ji always had a vision that institutions should come up for the benefit of uplifting the people and give empowerment and knowledge transfer across the society. We are glad that today BSNL also stands up to its image and the vision of such visionary leaders to at least try a bit to ensure, can we bridge this equality among the society. A classic example is today students in the far reach corner of a rural village can learn IIT examination coaching class almost similar to students who take the coaching class in Delhi. This parity between the urban and the rural has been divided today, which the digital divide has narrowed down because of our efforts. That's what we call e-learning, educational knowledge. Not only that, take the other example of our primary health centers. Today, the medical facility needs to be taken to the farthest reach of the country. But 80% of the doctors are concentrated in urban areas. How do you bridge this gap? How do you empower the people who are in the rurals? Again, technology and BSNL plays a major role in bridging this digital connectivity. Through our connectivity, we have enabled today what we claim as a true, real telemedicine and e-medicine facility, where even X-rays, radiology at remote places gets connected to urban spaces. Through a doctor who comes online will be able to give teleconsultation services on par to what we have in urban areas like Delhi. Not only that, we will soon see the revolution with 5G coming. We'll soon also hear with the BSNL, we have already rolled out our 4G network, as you all know, we all aware. We are close to around 80,000 on air. Shortly, we are going to reach all the 100,000 on air. And we are again reached
nearly 11,000 odd towers in the rural areas of the villages where no other operators have gone shortly. With these improvements, I am very sure as we go forward, we are also come up with the 5G technology also, which will be launched. Even we will enable the so-called the robotic surgeries, which is all possible only in a 5G environment because of the latency, will also be a true reality. Today, if we claim around 180 odd operations which is happening in robotic surgeries, mostly concentrated in urban areas, I am very sure with BSNL's empowerment, we are going to see this inequality on the rural also will be bridged. We firmly remain committed to the vision of great leaders like Ambedkar in achieving the empowerment, knowledge transfer, taking it to the society as our goal also. Wishing you all the best and thank you for the opportunity. B.R. Ambedkar. मैं सब मित्रों को बहुत बधाई देता हूं कि आज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के नाम का आपने अभी यहाँ पर एक सुझाव आप लोगों ने दिया था कि इसका नाम होना चाहिए, और अभी CMD साहब बोर्ड की बैठक के बाद आप सबके बीच में यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं ये जो ऑडिटोरियम ये इसी का है ना, ये हॉल, ये जो हॉल है, तो इसको ऑडिटोरियम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ऑडिटोरियम के नाम से ये जाना जाएगा। एक बार बोर्ड में तो इसका मैं यहाँ पर घोषणा करता हूँ और CMD साहब से अनुमति लेकर के ये बोर्ड में ले जाएंगे। इसकी फॉर्मेलिटी है, जो भी फॉर्मेलिटी करना होगा वो बोर्ड और मैनेजमेंट CMD साहब, मैं बधाई देता हूँ कि बहुत एक डिसीजन हमारे CMD साहब ने किया है, आप सबकी भावना को समझा, और इसलिए मैं आपको भी बधाई देता हूँ और विशेष तौर से आप सबकी तरफ से हमारे CMD साहब को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उनने तत्काल आपकी भावना को ध्यान में रख कर के इसका निर्णय किया। अब इसकी जो भी कार्रवाई है वो करेंगे वो। Thank you. धन्यवाद। I think I was just talking about in general about what BSNL did and how we both are interlinked. The visionaries' vision and how we also have a huge vision. In this context, I also want to assure you from our side that we are aware of there are certain key HR issues available. We have been closely working. I've been requesting Kalyan Sagar ji to be very, very quick and firm in taking these actions. I am very sure most of the options, whatever your projected meet, your promotions or your vacancies, or whatever is that, will be considered as per the extant rules. You can be assured there will be no deviation of any rules or guidelines at any point of time. We will also ensure that the Ambedkar ji's actual thing of feeling of brotherhood, the feeling of oneness, the feeling of togetherness should also be in each one of you. If someone gets a promotion, he is your brother or your sister who is also getting a. I'm very sure the parity, if anything, will all get solved as we all move together as a group. In a family, you know that there'll be ifs and buts, but still the family, we give and take. I'm very sure with Kalyan Sagar ji there, I'm also very sure with my support always available to what is just and right as visionary leaders think. I'm very sure all of you will be rest assured that all your issues will be taken care to the extent rules. Thank you. Reiterate, as I just did that some time back, that the issues of promotions, the backlog vacancies and all the issues will be looked into in a very fair manner as per the guidelines and the rules available, and we will act very quickly, sir. I assure you that. Thank you.